है। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज भी कहीं न कहीं बजट सत्र के चर्चा के दौरान हंगामे के आसार हरियाणा विधानसभा में। आपको सीधा हरियाणा विधानसभा लिए चलते हैं, जहां पर कार्यवाही जारी है। ना ही वहाँ बड़ी प्रयोगशाला है, 200 बेड का हॉस्पिटल होते हुए वहाँ कंजेशन है। तो 2.5 एकड़ ही केवल जमीन है और चारों तरफ से लो लाइन एरिया से घिरी हुई है, पानी और भर जाता है तो समस्या है। इसलिए मैंने स्थानांतरण के लिए कहा, वहाँ जमीन अवेलेबल है तो मैं चाहूँगा कि इसका जितनी जल्दी हो सके उसको हॉस्पिटल की नए की तैयारी करें। और दूसरा, मंत्री जी ने जवाब दिया है, एक धारूहेड़ा का भी पीएचसी से सीएचसी अपग्रेडेशन की बात चल रही है, लेकिन मैं चाहूँगा कि वहाँ पे भी ऐसा ही हाल है, वहाँ पे भी ऐसा ही हाल है और छोटी जगह है वहाँ भी वो, बल्कि अगर नॉर्म के अनुसार देखा जाए, सप्लीमेंट नॉर्म के अनुसार देखा जाए तो जमीन भी उतनी सफिशिएंट नहीं है। और जमीन धारूहेड़ा में हमने देख ली है, उसका भी प्रपोजल हमने भिजवाया है। अब वो जमीन पूरी हो जाए तो वहाँ पीएचसी से सीएचसी की बजाय सीधा डीएचएस बनाया जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हरियाणा में है। सप्लीमेंट्री बहुत शॉर्ट होते हैं ताकि सटीक जवाब मिल सके। वही जवाब यही कह रहा हूँ। आप सप्लीमेंट्री पूछिए। नहीं तो यही सप्लीमेंट्री है, मैं ये कह रहा हूँ। उसमें ऐसे हरियाणा में बहुत सारी वो हॉस्पिटल है जो पीएचसी से सीधा डीएचएस बने, तो ये भी बन सकता है, क्योंकि आज लाख से ज्यादा की जनसंख्या वहां होगी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि जो सिविल अस्पताल बनना है रेवाड़ी में, उस पर काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा जी। हम जल्द ही वहाँ पे जाके जायज़ा ले लेंगे ज़मीन का, और एक बारी ज़मीन चूज़ हो जाएगी उस पर जल्द से जल्द काम करवा देंगे। जहाँ तक रही बात पीएचसी धारूहेड़ा की, वहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन धारूहेड़ा ने हमारे को ज़मीन का प्रपोजल दिया है और उसका भी काम हम जल्द से जल्द करेंगे। धन्यवाद। मंत्री श्री मूलचंद शर्मा। 102। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी ने जो सवाल पूछा है उसका वैसे तो पूरा डिटेल विवरण पटल पर रख दिया गया है, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगा कि जो माननीय सदस्य ने 2 भूमियाँ बल्लभगढ़ के बारे में अलग अलग खसरे की पूछी है। एक 25 कनाल 3 मरला जो खसरा नंबर 91 के अंदर आती है, उस पर कोई कब्जा नहीं है। और दूसरी भूमि पंचायत भवन बल्लभगढ़ के पीछे होली चौक के अंतर्गत आने वाली 18 कनाल 3 मरला, उसमें 1 कनाल भूमि पर कब्जा है, 3 लोगों का वैध कब्जा है, जिसको रोकने का काम माननीय पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने किया हुआ है। 2020 से अब तक यथास्थिति बरकरार है, लेकिन डिपार्टमेंट अपना पूर्ण प्रयास कर रहा है कि उसे रेगुलर उसे खाली कराने के लिए या केस को आगे ले जाने के लिए। बाकी जमीन पर कोई किसी तरीके का कोई कब्जा नहीं है। अध्यक्ष जी, मेरा ये कहना है कि बल्लड़ की श्यामला देवी की पंचायत की जमीनों पर कब्जा है। इसमें एक जोड़ कुंदन कॉलोनी की जोड़ है जो 8 एकड़ में, जिसमें 1 एकड़ में कब्जा हुआ है। एक होली चौक है जिसकी मंत्री जी ने जवाब दिया है। एक उसके पीछे जो पंचायत भवन है, उसके सुप्रीम कोर्ट के न्याय के फैसले के बाद जितनी चरागाह हैं या तालाबों की जमीन है, ये सब खाली होनी चाहिए। उनकी मोटेशन अपने नाम होनी चाहिए, निगम के नाम मोटेशन होनी चाहिए। जब हरियाणा सरकार ने फैसला लाए कि सरकार की जमीन इस तरह जो कब्जे हैं, जो अपने कोर्ट में केस डाल देते हैं और लंबा समय खींचते कब्जा, मेरा मंत्री से कहना है कि कुंदन कॉलोनी जो जोड़ पे जो नपाई तुलाई है, उसके एरिया में जो कुंदन कॉलोनी जोड़ पे कब्जा है वो कितनी है, आज कितनी है? अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने जो पूछा है, ये टोटल जमीन जो कुंदन कॉलोनी की जो बात करी गई है वो 25 कनाल 13 मरला है, जो कि जोड़ के अंतर्गत आती है। गैर मुमकिन जोड़ है और इसकी स्थिति जो है बिल्कुल एकदम खाली है, किसी ने कोई अवैध रूप से इस पर कब्जा नहीं किया हुआ। और दूसरी भूमि के बारे में भी माननीय सदस्य ने जो बताया है वो खसरा नंबर 183/1, 183/1/2 और 183 का मिन, कई सारे इसमें खसरे। 18 कनाल 3 मरला भूमि है, जिसके अंदर बाबा मस्तनाथ मंदिर को 2 कनाल 6 मरला भूमि पर मौजूद है, शनिदेव मंदिर 1 कनाल भूमि पर मौजूद है, महाराणा प्रताप भवन 2 कनाल 3 मरला भूमि पर मौजूद है और होलिका दहन 1 कनाल भूमि पर है।
लगभग 7 कनाल 14 मरला भूमि तिगांव रोड और पंचायत भवन रोड में चली गई है, और उसके अलावा 4 कनाल भूमि साइड पर खाली पड़ी हुई है, और 1 कनाल भूमि पर 5 दुकानें मौजूद हैं। इस प्रकार 1 कनाल भूमि पर अन्य लोगों का 5 लोगों का कब्जा है, जो कि न्यायालय के विचाराधीन है। ये आपका ठीक है इस बात की, मैं कह रहा हूं कुंदन कॉलोनी की जो जोड़ इसमें ऐड करी है उसका नहीं है इसमें। कुंदन कॉलोनी का जोड़ मैंने बताया ना, 25 कनाल 13 मरले, ये मौके पर बिल्कुल खाली पड़ी है। उसके फोटोग्राफ्स भी मैंने कल मंगाए थे, बिल्कुल जमीन खाली पड़ी है। उस पर अगर कोई आपने बाउंड्री की बात रखी थी कि उसमें बाउंड्री करानी है, वो है तो तालाब की जोड़ की जमीन है, उस पर कल जोड़ ही डेवलप होगा, उस पर किसी तरीके की बाउंड्री नहीं की जा सकती। श्री देवेंद्र अत्री। स्पीकर सर, क्वेश्चन नंबर 103। स्पीकर सर, जैसा कि माननीय सदस्य जानना चाह रहे हैं कि उचाना विधानसभा क्षेत्र में बरसोला माइनर में प्रति महीना कम से कम 14 दिन के लिए सिंचाई जल आपूर्ति कराने का कोई प्रस्ताव सरकार विचाराधीन है या नहीं। तो स्पीकर सर, अभी ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। बरसोला माइनर WJC सिस्टम वेस्टर्न जमुना कैनाल में आती है, जिसमें नॉन मॉनसून सिस्टम के समय कुछ पानी की मात्रा कम होती है, और इस सिस्टम द्वारा बस 32 दिन के बाद 8 दिन नियमित सप्लाई दी जाती है, और मॉनसून सीजन में 24 दिन के बाद 8 दिन पानी दिया जाता है। और ये प्रश्न लगने के बाद मैंने चेक भी करवाया कि ये पूर्ण रूप से पानी पहुंच रहा है या नहीं। मैं माननीय सदस्य को ये भी बताना चाहती हूँ कि जनवरी 2025 में 6 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक निश्चित रूप से 8 दिन की पानी का सप्लाई हुआ है, और फरवरी 25 में भी 8 दिन दिनांक 17 फरवरी से 24 फरवरी तक पानी की सप्लाई हुई है। स्पीकर सर, थैंक यू। मेरी बहन को मैं धन्यवाद करता हूं। स्पीकर सर, फिर भी मैं आप लोगों आपके माध्यम से, आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं और मेरी बहन से भी, मैं सिंचाई मंत्री से भी निवेदन करूंगा कि वहाँ पे सूखे जैसे हालात हो जाते हैं सर। 40 दिन में हमारे यहाँ 8 दिन चलता है, तो मेरा आप लोगों से, सरकार से आपके माध्यम से निवेदन है सर, इसको 14 दिन किया जाए सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। उमेद सिंह। धन्यवाद स्पीकर सर। क्वेश्चन नंबर 104। माननीय अध्यक्ष साहब, विधायक जी ने बाढ़ा में अगर कोई सिविल अस्पताल बनना है इसके लिए पूछा है, तो इसका जवाब है कि अभी आज के दिन बाढ़ा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 CHCs हैं, गोपी और झोजू कलां में, और 6 प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, कादमा, हरोदी, माइकला, बलकरा, संतोखपुरा और बाढ़ा में। और इसके साथ साथ उनका दूसरा प्रश्न था, अगर सरकार डेंटल एक्सरे मशीन, ऑर्थोपीडिक स्पेशलिस्ट और फार्मेसी स्टाफ इन PHCs में प्रोवाइड करती है या नहीं। तो इन 6 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में डेंटल एक्सरे फैसिलिटी PHC हरोदी और PHC संतोखपुरा में है। बहुत ही जल्द 6 महीने में बाढ़ा में भी आ जाएगी। पोस्ट फार्मेसी की जो भरी पड़ी है अभी, वो PHC बाढ़ा में, कादमा में, बलकरा में और माइकलान में। 2 PHC की अभी बाकी हैं। वो जैसे ही हमारे सर्विस रूल्स अमेंड हो रहे हैं, कंप्लीशन पे हैं, जैसे ही वो हो जाते हैं, फार्मासिस्ट की भी भर्ती हो जाएगी। और तीसरा, ऑर्थोपीडिक सर्जन के बारे में पूछा था, तो कोई ऑर्थोपीडिक या स्पेशलिस्ट डॉक्टर की पोस्ट एज पर नॉर्म्स नहीं होती हैं PHC। स्पीकर सर, आपके माध्यम से मैं स्वास्थ्य मंत्री बहन का धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही उनसे अनुरोध करूँगा, 2 फार्मासिस्ट जिनकी कमी है, और दूसरा डेंटल एक्सरे मशीन हड़ोदी PHC में फंक्शनिंग नहीं है। इसके अलावा मैं अनुरोध करूँगा कम से कम 2 PHC में ऑर्थो सर्जन दिया जाए। इसका कोई नया प्रावधान निकालने का काम करें। धन्यवाद छोटी बहन। जी ज़रूर, मैं करूँगी। श्री रणजीत बनिया। श्री सतपाल जामना। प्रश्न संख्या 106। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने पूंडी विधानसभा के गांव फतेहपुर के 6 एकड़ भूमि में बने राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम के बारे में, स्थिति के खराब के बारे में, कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। वहां हमने
24/6/2024 को राजीव गांधी खेल स्टेडियम की मरम्मत के लिए 13,75,356 रुपए की राशि जारी की है और उसकी DNIT तैयार की जा रही है और वहां पहले से 400 मीटर का एथलेटिक्स ट्रैक, बास्केटबॉल मैदान, वॉलीबॉल मैदान, फुटबॉल मैदान और एक बैडमिंटन हॉल उपलब्ध है। इस स्टेडियम की देखभाल के लिए एक इंचार्ज और एक मैदान कर्मी भी तैनात है और इसकी जैसे ही DNIT की मंजूरी मिल जाएगी तो इसका काम जल्दी स्टार्ट करा दिया जाएगा ठीक तरीके से। माननीय अध्यक्ष जी, ये 6 एकड़ में बना हुआ है और 15 साल पुरानी बिल्डिंग है और बिल्डिंग टोटली कंडेम हो चुकी है, खिड़कियां दरवाजे सारे टूट चुके हैं और ग्राउंड जितने भी बताया वो एक भी ग्राउंड वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। 3-3 फुट की घास वहाँ पे उगी हुई है और जो बताया कि मैदान कर्मी है सर, वहाँ पे कोई मैदान कर्मी भी नहीं है। और जो सर ये अमाउंट बताई है 13,75,000 वो सभी सेंट नहीं है क्योंकि सर बहुत बड़ा एरिया है और जर्जर हो चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी जो जारी हुई है इसकी DNIT लग जाए और अगर ऐसी कोई शिकायत हो तो मैं व्यक्तिगत खुद आके इस पे विजिट करूंगा और उसको ठीक कराने के लिए जल्दी से जल्दी काम शुरू करेंगे। और मंत्री जी वहाँ पे एक भी नर्सरी नहीं है, प्लीज नर्सरी भी जो आप ऑनलाइन पोर्टल खुला हुआ है, अप्लाई कराइए तो वहां मिल जाएगी। थैंक यू। श्री देवेंद्र हंस। प्रश्न नंबर 107। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने गांव मेंगड़ा तथा बागिल के बीच घग्गर नदी पर पुल के बारे में पूछा है कि वो बंद पड़ा है, ये कब दोबारा शुरू होगा और कब पूरा हो जाएगा। इसके बारे में जवाब है कि श्रीमान जी, कार्य सितंबर 23 से फरवरी 2025 तक बंद रहा, इसको दोबारा शुरू करा दिया गया है और 23/6/25 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो आपने बताया है कि 2025 छठे महीने में पूरा हो जाएगा, तो गांव वालों ने फोन किया है और धन्यवाद भी कि अभी काम 2 दिन पहले ही शुरू किया कर दिया गया है और मैं माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं, माननीय आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद करता हूं कि और गांव काफी एरिया की जीवन रेखा से जुड़ा हुआ है उन लोगों की ये, और मैं धन्यवाद करता हूँ। श्री जस्सी पेटवाल। 108। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने नारनौंद बाईपास निर्माण के लिए पूछा है कि कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और अगर है तो कब तक पूरा हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि बाईपास के लिए विचाराधीन है और सरकार ने बाईपास निर्माण के लिए 18 करोड़ 25 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति भी दे दी है और ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से भूमि क्रय का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। लेकिन इसमें ये मैं जरूर कहना चाहूँगा माननीय सदस्य को भी कि पहले तो नारनौंद कस्बे में इसकी लंबाई जो है वो 4.47 किलोमीटर नया बाईपास बनाने की थी, जिसमें सरकार ने 2019 के अंदर ये स्वीकृति दी थी 18 करोड़ 25 लाख रुपए की। और इसमें बाद में एक बैठक हुई और उसके अंदर ये तय किया गया कि जिसमें मंजूरी को प्रवर्तन देने के लिए अनुरोध किया गया, लेकिन तत्काल उप मुख्यमंत्री हरियाणा ने एसीएस कार्यालय के ज्ञापन संख्या 2019 के तहत प्रस्ताव करना चाहा। तदनुसार 2 नए प्रस्ताव तैयार किए गए, जिसमें नए रिंग रोड की स्थिति की समीक्षा के लिए 20/1/23 को तत्कालीन उप मुख्यमंत्री हरियाणा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई और बैठक में निर्णय लिया गया कि नारनौंद बाईपास के दोनों प्रस्तावों के लिए भूमि की आवश्यकता ई-भूमि पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। भूमि मालिकों की सहमति जो पहले प्राप्त होगी और सबसे सस्ती दरों पर होगी उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इसकी लंबाई 9.55 किलोमीटर नारनौंद शहर के दक्षिणी भाग
है, इसके लिए स्थानीय मालिकों की कोई सहमति नहीं मिली। नए प्रस्ताव संख्या 2 में 7.6 किलोमीटर जो नारनौंद के उत्तरी भाग में है, इसमें 42.4 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, जिसके लिए ही भूमि पोर्टल पर 98% सहमति प्राप्त हो चुकी है। लेकिन कलेक्टर रेट से ये 2.5 गुना ज्यादा जो मांग रहे हैं, तो माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि किसानों से बात करें। और जहां से अध्यक्ष महोदय जो रोड जाती है तो किसानों को उसका फायदा भी होता है, उसके रेट और बढ़ जाते हैं। इसलिए जो कलेक्टर रेट पे हम लेने के लिए तैयार हैं, कोई 5-10% की ज्यादा की होगी तो भी ले लेंगे, लेकिन आप बातचीत करके उनसे अगर भूमि दिलाएंगे तो हम भी बाईपास बना देंगे। अभी समय सीमा इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि जब तक भूमि ना मिले तब तक समय सीमा बताना संभव नहीं होगा। मैं माननीय सड़क मंत्री को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, नारनौंद सेंटर में आधी विधानसभा उस साइड पड़ती, आधी उस साइड पड़ती, और हालात ये हैं, चाहे बड़ा साधन हो, चाहे मैं बड़े से बड़े ट्रक की बात कर लूं, बस की बात कर लूं या छोटे व्हीकल की बात कर लूं, एक 20 फुट की सड़क से जाने को मजबूर है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं और मैं आपसे इसमें एक प्रार्थना और करना चाहता हूं। आपने कहा भाई ई भूमि पोर्टल के माध्यम से 98% लोगों की सहमति मिल चुकी है। मैं पूरा प्रयास करूंगा किसानों से बात करके कि ये जो बाईपास है नारनौंद के चारों तरफ बनाया जाए, जिससे, क्योंकि नारनौंद में कोई ऐसी सड़क नहीं है जिसके ऊपर 2 व्हीकल एक साथ गुजर जाएं। इतने बुरे हालात हैं, पूरा दिन, छोटा सा शहर है उसके बावजूद पूरा दिन जाम लगा रहता है। तो मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि अगर ई भूमि पोर्टल के माध्यम से ना बने तो किसी अन्य योजना के तहत इसको पूरा करवाने का काम करें। दूसरा, मैं धन्यवाद भी करता हूं आपका कि आपने नारनौंद के लोगों की समस्या को समझने का काम किया और इसे मंजूरी देने का प्रदान किया। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में निवेदन हमारे सदन में बैठे हैं दादा रामकुमार गौतम जी, इन्होंने भी कई बार कहा है, मैं दोनों से ही कहूंगा कि किसानों से बातचीत करके, क्योंकि किसान कई बार यूं सोचते हैं भी ये तो सरकार को लेनी है और वो अनाप शनाप रेट उस पर डाल दिए गए हैं, तो 2.5 गुना ज्यादा, बहुत ज्यादा रेट है, उसको आप ठीक करवाए, हम तुरंत उसको बनाने का काम करेंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होगी है, इसमें जनप्रतिनिधि को थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ता है ऐसे प्रोजेक्ट्स में। शीशपाल केरवाल 109। स्पीकर सर, माननीय सदस्य जानना चाह रहे हैं कि क्या सिरसा जिले के रंगा गांव में किसानों की कृषि भूमि की सिंचाई करने के उद्देश्य से घग्गर नदी से कोई नाला निकालने का कोई प्रावधान सरकार के विचाराधीन है, तथा यदि हाँ तो उपरोक्त प्रस्ताव को कब तक इम्प्लीमेंट किया जाने की संभावना है? स्पीकर सर, घग्गर नदी से कोई अभी नहर निकालने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है, क्योंकि घग्गर नदी केवल बरसात के दौरान ही सक्रिय रहती है, जो जुलाई से सितंबर तक होती है। इस इलाके के किसानों को नॉन मॉनसून सीजन में 8 दिन की सप्लाई 16 दिन के बाद दी जाती है, जबकि मॉनसून के दौरान 2 ग्रुप्स में भाखड़ा नहर से 16 दिन नियमित पानी 16 दिन के बाद दिए जाता है, जो कि पानी की सभी मांगों को पूर्ण करता है और खेतीबाड़ी के लिए पर्याप्त है। फिर भी जो उपरोक्त गांव के किसानों को घग्गर नदी का बरसाती पानी अगर वो चाहते हैं, तो मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संबंधित गांव के किसानों से फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड उपलब्ध करवाएं, तो सरकार इस नहर के निर्माण के प्रस्ताव पर जरूर विचार करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया कि अभी ये संभव नहीं है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर ये रंगा सिर्फ गांव की बात ही नहीं है सर, ये कालांवाली हलके के गांव के किसान हैं, उनकी लाइफलाइन के रूप में ये काम करती है। मैं इसका आपको बताऊं, इसको आपको 2 फायदे हैं। एक फायदा ये है सर, जब ये घग्गर नदी सिरसा जिले में प्रवेश करती है तो पंजाब से होके आती है और उसका सबसे पहला गांव
जहां से हमने कहा कि ये रंगा लहंगे वाला महत्व, ये 3 गांव पड़ते हैं, वहां से पानी का दबाव बहुत ज्यादा होता है उस वक्त जब पंजाब से आता है। तो सबसे पहले जब घग्गर को जब पानी आता है तो टूटने का डर सबसे ज्यादा वहीं पे होता है। अगर क्योंकि वहां थोड़ा थिन है, पतली है वहां से घग्गर, अगर ये प्रोजेक्ट आपका होता है तो हमें 2 फायदे हैं। एक तो किसानों को पानी मिलेगा, दूसरा जो कि सिरसा के अंदर जो बाढ़ का कारण है, एक वहीं से होके गुजरता है, और जो बाढ़ के कारण हम जितना पैसा हम लगाते हैं बाद में, तो वो पैसा भी हमारा बचेगा और एक किसानों को मिलेगा, पानी मिलेगा। और एक अंतिम बात हो, इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी इस पे वहां पे एक जनसभा में कहा कि यहाँ जरूरत है और ये हम करेंगे। तो एक आपको भी हम चाहेंगे कि पॉलिटिकल बेनिफिट्स भी मिलेगा आपको, आप ये पॉलिटिकल बेनिफिट्स भी लीजिए, बट ये काम कर दीजिए प्लीज। माननीय समस्या दूर करो, पॉलिटिकल बेनिफिट पे मत जाए। माननीय सदस्य की बात सही है स्पीकर साहब, और इस पे जरूर, क्योंकि एक लैंड वहाँ पे फीजिबिलिटी देखी जाती है, तो वहाँ पे एक दिक्कत आती है लैंड एक्विजिशन में, और फीजिबिलिटी देखते हुए अगर माननीय सदस्य भी मदद करेंगे तो वहाँ से जमीन उपलब्ध करवाने के लिए, तो जरूर ये प्रोजेक्ट हम सिरे चढ़ाएंगे। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि जब हम सभी जगह लैंड एक्वायर करते हैं तो वहाँ के किसानों आप कीजिए, उसमें दिक्कत क्या, बहुत ज्यादा एरिया नहीं है सर। एक और है इसमें, मैं विषय आपको बताता हूँ सर, कि कालांवाली हल्के, मैंने कहा पंजाब के बाद सीधा कालांवाली हल्के में घग्गर आती है, उसके बाद 25 किलोमीटर तक कोई नहर नहीं है, उसके बाद रानिया हल्का आता है, आगे इलाहाबाद चले जाते हैं, वहां पे इसकी शाखाएं हैं। यानी जहां से स्टार्ट होता है वहां के लोगों को पानी नहीं है, आगे के किसानों को पानी मिल रहा है। और आप इस पे प्लीज मेरे कृपा करके ध्यान दीजिए, और अगर फ्री की बात है लैंड की, वो भी हम कोशिश करेंगे, बट आप अपनी तरीके से कोशिश कीजिए कि लैंड एक्वायर करके आप किसानों को डबल फायदा दीजिए। श्री कुलदीप वत्स 10 कुछ आपने कहना है मंत्री जी? मैं माननीय सदस्य को बोलना चाहती हूँ कि माननीय सीएम साहब के नेतृत्व में सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है, और जरूर इस समस्या का समाधान मिलेगा। आप लैंड के लिए जो बात है वो आप मेरे पास आइएगा ऑफिस में, और इसका जरूर समाधान निकालेंगे। श्री कुलदीप वत्स 110 स्पीकर सर, जैसे कि माननीय सदस्य जानना चाह रहे हैं कि क्या यह तथ्य है कि बादली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के गांव सुबाना एवं आसपास के क्षेत्र में वाटर लॉगिंग की निकासी के लिए जहादपुर नहर तक पाइपलाइन बिछाई गई थी, परंतु अभी तक उक्त समस्या का समाधान नहीं हुआ है। क्या यह भी तथ्य है कि गांव सुबाना के नजदीक से ड्रेन नंबर 8 गुजर रही है? यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त समस्या के समाधान के लिए गांव सुबाना की ड्रेनेज पाइपलाइन को ड्रेन नंबर 8 से जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, तथा यदि नहीं तो उपरोक्त समस्या से समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए हैं या उठाए जाने की संभावना है? स्पीकर सर, हाँ, बादली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सुबाना एवं आसपास के क्षेत्र में वाटर लॉगिंग की निकासी के लिए पाइपलाइन बिछाई गई है। सुबाना गांव में रुपावला तालाब और खुदाना तालाब के क्षेत्र से बाढ़ के पानी की निकासी के लिए 2 योजनाओं पर काम चल रहा है, और मॉनसून 25 की शुरुआत से पहले ही पूरा हो जाएगा। ये समस्या वाटर लॉगिंग के कारण हुई है, और इसके लिए पहले सुबाना लिंक ड्रेन 0 से 3.658 किलोमीटर पूर्ण हो चुका है। ड्रेन नंबर 8 सुबाना गांव से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है, जबकि जहादपुर माइनर की दूरी लगभग 3.6 किलोमीटर पड़ती है, और वाटर लॉगिंग का पानी इस ड्रेन से डालने उपरांत रिसाइकल करके इस खेतीबाड़ी के लिए दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। धन्यवाद। स्पीकर सर,
मंत्री जी ने बताया कि मेरा क्वेश्चन कुछ और था वैसे। स्पीकर सर, ये मेरे 8 से 10 गांव और मेरा क्वेश्चन नंबर 3 थे, वैसे इकट्ठा मैंने क्लब है ये। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी तब मुख्यमंत्री थे, तो 2019 में 4,54,00,000 रुपए मंजूर हुए और 4,54,00,000 रुपए 2019 में शुरू होकर 2020 में काम पूरा होगा। मेरा कहने का मतलब सर ये है, सुबाना गांव की समस्या यूं की तो है, जो पाइपलाइन बिछी वो करीबन 1.5 से 2 महीने के अंदर फट गई, आज भी उस गांव की बुरी हालत है। दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने 2021 में खुड्डन, माजरा, एरी, सरोला और छपार और ढाकला, इसके लिए 12.5-13 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। उसमें स्पीकर सर, मैं मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसमें जो खुड्डन गांव है, एरी खुड्डन, उसका जो पैसा, इतना पैसा मंजूर हुआ, खुड्डन गांव का जो पानी थोड़ा सा लगा के और तालाब में छोड़ दिया, जो कि एक वहां का देवताओं का जोड़ बोला जाता है, वो जोड़ पूर्ण रूप से खराब है। जो पूरा काम ये जो कराओ स्पीकर सर, ये 10 गांव का जो मामला है उससे नजदीक, उससे अच्छा समाधान कोई है नहीं। और मंजूर भी यही हुआ था कि भाई हम इसको ड्रेन नंबर 8 में करें। स्पीकर सर, आज मैं आपको 2 छोटी सी एक चीज दिखा रहा हूं। मेरी अभी शॉर्ट सर, मैं एक गंभीर इसमें सर मैं जो कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, मैं नहीं चर्चा नहीं सर, ये फोटो देखो, पानी वहां 8 का माजरा और सुरेश 2, उसमें सर कम से कम 50 गांव का पानी आता है और 3 गांव के किसान अपनी जमीन भी नहीं बो पाते। जी आप चेक करा लो। मैं ये बात कह रहा हूं, जो इतना पैसा आने के बाद उसका सदुपयोग नहीं हुआ, उसका दुरुपयोग हुआ, उसकी जांच के लिए मैंने मांग की है कि, और जहां बात कर रहे हैं उसकी लिंक नहर की, सर वो एक उल्टी दिशा है, ड्रेन नंबर 8 एक सीधी दिशा है। तो मैं उस बात का आ रहा हूं। तो इसमें पूर्ण रूप से एक 2020 में काम पूरा, सर 6 महीने के अंदर सारी पाइप फट गई, एक पानी की बूंद वहां नहीं जा रही। तो मैं वो बात कहना चाह रहा हूं। जी माननीय मंत्री। सर, सबसे पहले तो जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं वो मॉनसून से पहले वो खत्म हो जाएंगे और आप देखेंगे कि काफी उससे आप वहां पे स्थानीय समस्या में राहत मिलेगी। जहां तक आप कह रहे हैं कि रास्ता टेढ़ा जा रहा है, ये पूरी फिजिबिलिटी देख ली गई है कि कौन से वहां पे सीधा रास्ता, जो किलोमीटर्स किस तरीके से वहां पे कम पड़ते हैं और उस तरीके से ये प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गया है। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई पाइपलाइंस टूटी हैं या ऐसी कोई बात हुई है, आप लिखत में मुझे दीजिएगा और मैं जरूर इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करूंगी। ठीक, स्पीकर सर, नहीं सर, मैम ने कहा, मंत्री जी ने 2 पॉइंट, ये पॉइंट्स अलग हैं। और मैम ने कहा, मंत्री जी ने कहा कि हमने क्यों नहीं जा रहा है। और सर ये है ना, 10 से 12 गांव है, कुड्डन है, माजरा है, सुरेती, ढाकला, चांदोल, सिलाना, गुबाना, जगतपुर, लक्ष्मण, पुना, बुपड़िया, मुंडा खड़े, इतने गांव है सर। ठीक है, ये सर, मैं स्पीकर सर, मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ, देखिए किसान नियत का मामला है, किसान, मैं मंत्री जी ने बोल दिया सर, अगर कोई भी कमी है वो कार्रवाई करें और आप इस प्रोजेक्ट को भी चर्चा कर सकते हैं। आधा सेकंड में सर। जी मंत्री जी। कुलदीप जी ने जो समस्या बताई है वाकई में बहुत जेन्युइन है, क्योंकि वहाँ हमारे अपने कुछ गांव हैं। मैं सुबाना में उधर को बहुत बार गया हूँ, खुड्डन की साइड में, लोगों ने मेरे से भी मिलकर बात की। सम्मानित सदस्य जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं निवेदन ये कर रहा हूँ सम्मानित सदस्य से कि एक बार मंत्री जी के साथ बैठे बगैर यहाँ सवाल जवाब में हल नहीं होगा। एक बार जो चीज आप समझाना चाह रहे हैं वो एक बार मंत्री जी के साथ आप बैठ के समझाइए, ये बैठ के समझ में आएगा।
डिजाइन पे। आप जब वो लेके बैठोगे अपना खाका इसका, तब समझ में आएगा, और समझ में आ भी रहा है, ये भी उसी चीज को बोल रहे हैं, मगर थोड़ी सी टेक्निकल बात है, जो आप कह रहे हो वो नहीं समझ पा रहे, तो बैठ के समझ में होगी। मेरा निवेदन है आप एक बार मंत्री जी के साथ बैठ जाए। मैं बिल्कुल मंत्री जी से बैठ के करूंगा, पर मेरी स्पीकर सर एक रिक्वेस्ट है। मैडम एक मिनट गीता, मेरी एक रिक्वेस्ट जरूर है, जो इतना पैसा आया है, मैं जो कहना चाहता हूं उस मेरी भावना को समझे। इतना पैसा आया है और सरकार ने पैसा दिया है, और वो पैसा वहां लगन के बजाय उसका सदुपयोग ना होकर दुरुपयोग हुआ है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। श्री आदित्य देवीलाल। क्वेश्चन नंबर 111। धन्यवाद स्पीकर सर। माननीय विधायक जी ने जानना चाहा है आपके माध्यम से, क्या वर्तमान में राज्य के किसानों पर कोई कृषि ऋण बकाया है? यदि हाँ, तो ऊपर वर्णित कृषि ऋण की बकाया राशि की सीमा व कुल कितने किसानों के विरुद्ध राशि बकाया है, उसका जिलावार ब्यौरा क्या है? मेरा जवाब हाँ में है, और 31 दिसंबर 2024 तक 27,71,676 किसानों के विरुद्ध कृषि ऋण की बकाया राशि 60 करोड़ रुपए बकाया है। जिलावार को टेबल कर दिया है, आपको मिल गया होगा। और कुछ बात जानना चाहें? स्पीकर सर, मेरा सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी से था, और ये बहुत एक चिंता की बात है कि 60,000 करोड़ रुपया किसानों पे कर्जा है, और ये ऐसा नहीं है कि आज हुआ है, ये चलता आ रहा है। 11 साल से आपकी मंत्री महोदय जी, आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री जी, क्या ऐसे प्रयास किए गए कि हमने उन किसानों का कर्जा कम करने के लिए क्या ऐसी नीति बनाई गई जिनसे उन किसानों का जो 60,000 करोड़ रुपया कर्जा है, 27 लाख किसानों में से कितने किसानों को इस बात का लाभ पहुंचा, जो सरकार की नीतियां पॉलिसियां हैं उससे कितने किसान लाभान्वित हुए? क्योंकि हम सब लोग खेती करते हैं, मुख्यमंत्री जी के भी जमीन नाम है, खेती करते हैं। ये कर्जा जो है ये बैंकों का कर्जा है, और कई ऐसे प्राइवेट बैंक है जिनके, क्योंकि किसान मजबूरी में बेटी की शादी है या कोई काम के लिए ही उनके पास जाता है, और बहुत से बैंक इतना ज्यादा कर्जा ले रहे हैं, जो प्राइवेट बैंक छोटी छोटी दुकानें खुली हुई, कि क्या हम उन चीजों पे चेक्स और बैलेंसेस रखते हैं कि हम उन किसानों को किसी चीज की, क्योंकि अगर उसका इतना ज्यादा इंटरेस्ट होगा तो क्या ये वाजिब है कि उन किसानों को इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़े? क्या कोई ऐसी विंडो है जहां जाके वो अपनी आपबीती रो सके? माननीय अध्यक्ष जी, जो अभी आदित्य जी ने बात कही है, क्योंकि पैसा बकाया है किसानों का, परंतु किसान पुराना कर्जा लेता है और लेता भी और देता भी रहता है। एक रोटेशन है किसान की, बैंक से वो कर्जा लेगा, वापस भी करेगा। किसान फसल का लोन लगातार लेते और देते रहते हैं। इसमें माननीय अध्यक्ष जी, जैसे ट्रैक्टर है, कल्टीवेटर है, जो हमारे किसान के इंस्ट्रूमेंट हैं, हार्वेस्टर है, लैंड लेवलिंग है, और जो कई इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट जिनके ऊपर किसान लोन मध्य अवधि के लिए लेता है और समय अनुसार उसको वापस भी करता है। ऐसा नहीं है कि वापस नहीं करता, किसान उसको वापस भी करता है। मैं माननीय सदस्य जी बताना चाहूंगा कि हर को बैंक 1.5 लाख तक का लोन देता है, जिसका इंटरेस्ट माननीय अध्यक्ष जी वो सरकार वहन करती है। मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि जो हर को बैंक से वो लोन लेता है वो 7% ब्याज के ऊपर उसको मिलता है, परंतु उसका हरियाणा सरकार 4% वहन करती है और केंद्र सरकार 3% वहन करती है। कोई इंटरेस्ट किसान का नहीं लगता।
बिना इंटरेस्ट के उसको लोन देने का काम सरकार करती है, और इसी कारण से किसान लेता भी है देता भी रहता है उसके ऊपर। और ये जो माननीय सदस्य जी ने पूछा कि कितने किसान इससे लाभान्वित हुए हैं, कोई भी किसान अगर लोन लेना चाहे तो उसका ये इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट सरकार उसका वहन करती है, जो मैंने बताया है उसकी एक प्रक्रिया है, क्योंकि किसान के लिए एक कोऑपरेटिव बैंक से उसको वो लोन मिलता है। अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि सीएम साहब मेरे सवाल को समझ नहीं पाए। मेरा सवाल है कि सरकार ने ऐसा क्या प्रयास किया 11 सालों में कि हमने जो 27 लाख जो किसान कर्जे में हैं उनको कर्जे से उबारने के लिए ऐसे हमने क्या प्रयास किए? मुख्यमंत्री जी, मैंने अभी बजट 70 था, बजट के अंदर भी मैंने उसकी अनाउंसमेंट की है। मुख्यमंत्री जी, इन्होंने शायद सुना नहीं, उस दिन यहाँ नहीं होंगे। मैंने सुना है जी। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, किसान जो कर्जा लेता है उसको पता है कि तू सक्षम है कर्जा उतारने के लिए, लेकिन किसान मार कहाँ खाता है जब सरकार किसान को खेती लायक पानी नहीं देती। किसान अपनी जेब से उत्तम क्वालिटी का बीज लेके आता है, किसान अपनी जेब से महंगी पेस्टिसाइड कर सकता है, वो सक्षम है, लेकिन आपकी गलत नीतियों के कारण किसान के खेत में पानी नहीं पहुंच पाता, इसलिए किसान की फसल नहीं होती। आप एमएसपी की बात करते हो, कोई सप्लीमेंट्री है तो करिए। यही है, इतनी मैंने यही कहा है। हमने ऐसे क्या बात आपने सर ऐसे क्या मेजर्स लिए हैं जिससे कर्जा कम? मुख्यमंत्री जी ने क्या मेजर्स लिए हैं? उसके अलावा कुछ और है? माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो जो इन्होंने क्वेश्चन किया इससे संबंधित नहीं है, परंतु ये दूसरी तरफ लेके मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा 2014 से पहले मेरे हरियाणा का किसान कितनी पैदावार करता था, आज 2025 कितनी पैदावार करता है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से हमने एक एक खेत के ऊपर किसान को सब्सिडी दे करके स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन से पानी पहुंचाने का काम किया है, और अंतिम टेल तक माननीय अध्यक्ष जी, अंतिम टेल तक जो माननीय सदस्य ने बात कही है कि पानी नहीं पहुंच रहा, ये पहली बार है कि इन 10 वर्षों के अंदर अंतिम टेल तक पानी पहुंचा, उसकी व्यवस्था अगर की है जितना पानी है, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी पानी एक हमारे पास लिमिटेशन में है, पानी कोई फैक्ट्री में भी नहीं बनता। हम बार बार इसके लिए हमने एक योजना भी बनाई है, मेरा पानी मेरी विरासत। हमने किसानों को इसके लिए भी प्रेरित किया है कि आप ज्यादा जो पानी लेने वाली फसल है उससे डाइवर्सन करिए। उसके लिए डाइवर्सन अगर करते हैं माननीय अध्यक्ष जी, उसके लिए भी 7,000 रुपए हम देते हैं कि अगर वो दूसरी फसल जीरी से अलग, धान से अलग फसल लेता है उसको भी 7,000 देते हैं। अभी मैंने बजट के अंदर 1,000 रुपए और बढ़ाने का घोषणा किया है कि उसको 8,000 रुपए देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इतना हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किसान हित में जो काम किए हैं, मेरे ख्याल से आज तक इतने काम नहीं हुए। बात तो कोई भी किसी प्रकार की कर ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं। श्री सुनील सतपाल सागवान, क्वेश्चन नंबर 112 सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक साहब का प्रश्न था कि क्या चरखी दादरी सिविल अस्पताल में सर्जन और फिजिशियन की पोजीशन वेकेंट हैं और कब तक ये फिल हो जाएंगे। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब ये है कि सर्जन की आज के दिन, मगर हाँ जी वैकेंसीज हैं चरखी दादरी अस्पताल में, वो बहुत जल्द पूरी कर दी जाएंगी। 561 डॉक्टर्स को अपॉइंटमेंट सीएम साहब ने दी है 8 तारीख को, और हमारी सरकार चाहती है कि सबसे पहले हम जो सिविल अस्पताल हैं पूरे हरियाणा में उनको पूरे किए जाए, जो भी वैकेंसीज हैं वहाँ पे इक्विपमेंट की हो, डॉक्टर्स की हो, वो सारे सिविल हॉस्पिटल्स फुली इक्विप्ड हो। सर, मैं आपके माध्यम से ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि बाकी बची हुई पोस्टें हैं वो कब तक फिलअप हो जाएंगी, फिजिशियन और सर्जन की? अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने अभी कहा कि सबसे पहले हम सिविल अस्पतालों को ही भरना चाहते हैं,
तो जैसे ही ये अपॉइंटमेंट्स हो जाएंगी, अपॉइंटमेंट्स हो गई हैं, पोस्टिंग्स हो जाएंगी, आप देखेंगे कि सभी सिविल अस्पताल पूरे हरियाणा में भर दिए जाएंगे। श्री प्रमोद विज, श्री चंद्रमोहन, श्री ओम प्रकाश यादव। क्वेश्चन नंबर 115। महोदय, ये सैनिक सदन भवन का निर्माण का एस्टिमेट कल बन के आया है और इसी तकरीबन महीने के अंदर इसका हम टेंडर लगा देंगे और जल्दी इसका निर्माण कर देंगे। श्री अनिल यादव, नंबर 116। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने अपने सवाल को 2 भागों में पूछा है कि क्या गांव कोसली में तहसील के सामने 75 एकड़ भूमि पर जो कॉलोनी बसी है उसे नियमित कर दिया गया है। तो मैं कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि 75 एकड़ जो भूमि तहसील के सामने है HDFC कॉलोनी, उसके साथ साथ दूसरी संजीवनी अस्पताल कॉलोनी जिसका ID नंबर 13211 है और क्षेत्रफल 5.67 एकड़ है, उन दोनों कॉलोनियों को वहाँ पर नियमित कर दिया गया है। और दूसरा 8 कॉलोनी के बारे में सदस्य ने पूछा है, तो 8 जो कॉलोनी है नीचे डिप्टी कमिश्नर की जो कमेटी है उसके तहत वो विचाराधीन है, उनका एग्जामिन चल रहा है, रिपोर्ट आते ही उन पर जो भी है निर्णय लिया जाएगा। धन्यवाद सर। श्री मनमोहन बढ़ाना। प्रश्न 117। माननीय अध्यक्ष जी, जो सदस्य ने अपना सवाल जो पूछा है वो चिंता जताई है कि हरियाणा सरकार के अंदर जो हरियाणा के अंदर जो अनधिकृत कॉलोनियां हैं उनको नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और जो रेगुलर उनको रोकथाम के लिए भी जो नई नई कॉलोनियां हो रही हैं उसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो मैं माननीय सदस्य का पूरा डिटेल जो है पटल पर रख दिया गया है, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगा यहाँ पर कि इसके अंदर तहत तो टोटल 1/1/2015 से लेकर 1/10/3/2025 तक 6904 अनधिकृत कॉलोनियों का पता लगाया गया। उसमें से 26,650 एकड़ पर बनी हुई 3937 कॉलोनियों को ध्वस्त करने का काम किया गया और जबकि 1879 उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने का काम किया गया। और उसके अलावा ये भी बताना चाहूंगा 1/1/2015 के बाद ऐसी कॉलोनियों को 25,254 एकड़ भूमि पर फैली 2145 कॉलोनियों को नियमित करने का काम भी किया। हरियाणा सरकार ने पिछले 10 साल के अंदर सैकड़ों कॉलोनियों को नियमित करने का काम किया, उसके अंदर मूलभूत सुविधाएं देने का काम किया। और उसके अलावा जो अनऑथराइज कॉलोनीज काटते हैं उनके तहत 7A के तहत हम लोगों ने कार्रवाई भी की है और जगह जगह पर बोर्ड लगाकर लोगों को अवगत कराने का काम भी किया है कि इस तरीके की कॉलोनीज में प्लॉट ना खरीदें। और सरकार ने इसके तहत जो है 2 जो अपना नई स्कीम्स लाने का काम भी किया। अफोर्डेबल स्कीम जो है और दीनदयाल योजना की छोटे छोटे शहरों पर जो रेगुलाइज कॉलोनियां जो ऑथराइज कॉलोनियां वो डेवलप हो सके, अनऑथराइज कॉलोनीज ना हो सके। लेकिन जो सदस्य ने यहाँ जो उठाया इसकी इनकी चिंता जायज है। हमें और भी ज्यादा सख्ती करने का इस पे जरूरत है कि हरियाणा के अंदर जो इतने सब सुविधाओं के बावजूद भी अनधिकृत कॉलोनियां बन रही है उनको रोकने के लिए मुख्यमंत्री जी से इस बारे में चर्चा भी हुई है और कड़ाई करने का काम हम लोग जल्दी करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी। मनमोहन जी। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी का भी इसमें कुछ मेरे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस और हैं जो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा इस सदन के माध्यम से। ये जो रेगुलराइज इसमें बात कही है कि 2145 कॉलोनीज रेगुलराइज हुई हैं, तो माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इसका कोई आधार है, कोई क्राइटेरिया हमने इस तरह से बनाया हुआ है कि किस आधार पे कौन सी कॉलोनियाँ रेगुलराइज होती हैं। दूसरा, जो कॉलोनियाँ या मकान पहले पंचायत भूमि में थे और बाद में MC लिमिट्स में आ गए, तो उनका क्या होगा? क्योंकि हमारी जो पहले अभी बिल पास हुआ था कि पंचायत भूमि में 500 गज से जो कम एरिया के जो मकान हैं उनकी रजिस्ट्री की जा सकती है, लेकिन ऐसे कई कॉलोनियाँ हैं जो पहले पंचायत भूमि में बसे हुए थे, उसके बाद जो है वो आप म्यूनिसिपल लिमिट्स में आ गए हैं, तो उनके लिए क्या सरकार सोच रही है? तीसरा एक और सप्लीमेंट्री है मेरा कि जैसे कि मंत्री जी ने बहुत सही कहा कि बहुत सारे कदम ऐसे उठाए हैं, दीनदयाल उपाध्याय जो योजना है दीनदयाल वाली, उससे काफ़ी हुआ, लेकिन वो चलते समय में वो उसका जो है प्रभाव कम रहा कि जो हम लोगों तक पहुंचना चाहते थे, एक अफोर्डेबल
हाउसिंग या अफोर्डेबल प्लॉट्स देना चाहते थे, वो कहीं उसमें कमी रही, वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो क्या उसके अलावा कोई और एक माइक्रो लेवल पे कोई ऐसी स्कीम ला सकते हैं जहां कि हमें ये सोचने पे मजबूर हैं कि भाई क्यों ये अनाधिकृत कॉलोनियां जो इतनी मशरूमिंग हो रही हैं पूरे हरियाणा में? अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने चिंता जताई है कि जो पंचायत के अंदर भूमि थी वो अगर नगरपालिका क्षेत्र के अंदर आ गई है तो ये स्कीम दोनों पर लागू है, चाहे वो नगरपालिका क्षेत्र के अंदर है चाहे नगरपालिका क्षेत्र के बाहर है। दोनों तरह की कॉलोनियों को रेगुलाइज करने का प्रोविजन है और दोनों में कॉलोनियों को रेगुलाइज किया गया। सैकड़ों की संख्या में कॉलोनियों को रेगुलाइज करके उसमें हजारों करोड़ रुपए लगा के मूलभूत सुविधाएं देने का काम हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। और इसके बावजूद जो सदस्य ने चिंता जताई है कि हमें कोई और स्कीम अफोर्डेबल की लानी चाहिए, तो उसके तहत 5 एकड़ तक की स्कीम है और बहुत ही कम उसके रेट्स हैं। लेकिन जैसा कहा कि ये चिंताजनक काम है, उसके बावजूद भी, सख्ती के बावजूद भी कुछ कॉलोनीज और अनऑथराइज डेवलप हो रही हैं। उसके लिए एक पूरी डिटेल चर्चा करने की जरूरत है और उस पर एक नए कड़े कानून लेकर आएंगे और कोई लिबरलाइज करने के लिए कोई और पॉलिसी बनेगी तो उस पॉलिसी को बनाने का काम भी हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रणधीर पनिहार, जिनका प्रश्न नंबर 105 था, उन्होंने श्री पवन खरखोदा को ऑथराइज किया, वो उनका सवाल पूछे। आपका अगला सवाल। अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 105। और नहीं श्रीमान, सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा ही नहीं की गई थी कि हम लोग चौधरीवास गांव के आसपास में या वहां पे कोई महिला महाविद्यालय बनाए। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं सर, सरकार ने 20 किलोमीटर का दायरा ये तय किया हुआ है और उस दायरे में 4 राजकीय महाविद्यालय और 1 राजकीय सहायता प्राप्त और 300 वित्त पोषित महाविद्यालय स्थित हैं और इनमें भी ऑलरेडी बहुत सारी सीट्स अभी भी खाली हैं, वो भी नहीं भरी गई है। इसलिए ऐसा सरकार के पास कोई प्रावधान नहीं है और वहां पे किसी तरह के ऐसे कॉलेज की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती। श्री अशोक कुमार अरोड़ा। प्रश्न नंबर 118। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है कि पुरानी अनाज मंडी के सामने, पुरानी तहसील की सामने जो कुछ भूमि 3 एकड़ और 4 कनाल भूमि जो खाली पड़ी है, उस पर कोई डेवलपमेंट का सरकार का कोई किसी तरीके की स्कीम है? तो नहीं, अभी ऐसी कोई स्कीम नहीं है। वो भूमि खाली पड़ी हुई है, उस पर 4 दीवारी करने के आदेश दे दिए गए हैं, उसे 4 दीवारी करके रखा। स्पीकर सर, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि जो भी क्वेश्चन पूछा उसका जवाब नो सर, कभी यस सर भी कह दी। मैं दीवार, स्पीकर सर, मेरा जो प्रश्न है, जैसे मंत्री जी ने बताया कि हमारे शहर के बीच में, मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं, वहां फिर हैं, पुराना थाना, पुराना तहसील, गांधी पार्क के पास 3 एकड़ के करीब जगह खाली पड़ी है जहां आज लोग गंद फेंक रहे हैं। और शहर के अंदर जो रेलवे रोड के ऊपर है, बड़ी प्राइम लैंड है, शहर में पार्किंग की बहुत कमी है। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या मंत्री जी इस पे पुनर्विचार करके यहां पर बैंक स्केयर ले आए? उस सड़क पे सारे बैंक हैं, आप यहां पर बैंक स्केयर ले आए, आप इस पे कमर्शियल साइड काटें और साथ में पार्किंग बनाएं। क्या इस पे आप पुनर्विचार करेंगे ताकि जनहित में कुरुक्षेत्र की एक सुंदरता बनी रहे? और ये कुरुक्षेत्र शहर के बीच में, इसमें लोग पिछले दिनों वहां डंपिंग पॉइंट बना दिया स्पीकर सर, शहर का कूड़ा वहां घेरने लग गया जो एक प्राइम लैंड है। तो इस पे पुनर्विचार करने का कष्ट करेंगे मुख्यमंत्री जी से है। और कॉलोनिया का प्रश्न मेरे को आपने सप्लीमेंट्री स्पीकर सर दी नहीं, हमारे शहर में तो खाली कॉलोनिया नहीं, और सप्लीमेंट्री अलाउ करो, कॉलोनिया नहीं स्पीकर सर, बड़े बड़े शोरूम कट के उनको भी रोकने का प्रयास करोगे क्या? अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य की चिंता जायज है कि बहुत ही प्राइम लैंड है वो, 3 एकड़ 4 कनाल, उसमें जो 4 दीवारी करने का अभी उस आदेश दे दिए गए हैं। और जो आपने कहा कि बैंक स्क्वायर या कोई अन्य योजनाएं, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निकाय चुनावों के अंदर संकल्प पत्र में 21 वादे किए हैं। अगर उसके अंदर कोई चीज फिट बैठती होगी कि उनको पूरा करने के लिए, तो
तो जरूर उस पर विचार किया जाएगा। और बैंक स्क्वायर जैसी जो चीजें हैं वो सरकार उसे एक बार पूरा डिटेल उसका सर्वे करा लेगी, जो वहां नीचे उसके लिए जरूरत होगी तो उसे पूरा कराने का काम करेंगे। बहुत मैं मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से मांग रखूंगा कि ये बहुत जरूरी चीज है। शहर के अंदर इस प्रकार की जगह खाली पड़ी हो और उसका इस्तेमाल हम ठीक ढंग से ना कर सके, तो इस पे आप आज घोषणा कर दो, बहुत बढ़िया रहेगा क्षेत्र के लिए भी, आपके लिए भी। चलिए, श्री इंदुराज नरवाल। अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या नंबर 119। स्पीकर सर, श्रीमान जी ब्यौरा सदन के पलट पर रख दिया है। अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जवाब दिया कि बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में मार्केटिंग बोर्ड की जो सड़कें हैं वो 232 किलोमीटर की सड़क है और सड़कों की गिनती है 67। लेकिन अध्यक्ष जी, पिछले 3 वर्षों से कुल 26 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की गई है, वो भी पूरी नहीं हुई है। किसी पे काम चल रहा है, किसी पे स्वीकृति देनी बाकी है। और फिर मंत्री जी ने जिक्र किया कि हमने 12 सड़कों की मरम्मत के लिए 11 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है और उसका टाइम भी दिसंबर तक कहा गया है। जैसे शामड़ी से पगथला, ड्रोना से कैथ, मदीना से बैसवान क्रुद, बैसवान से लाट, मुरलाना से ड्रोहाना, मुरलाना से शिवनका, मदीना से गोवाना, मैम रोड पीडब्ल्यूडी, सिकंदरपुर मादरा से लाट, शामड़ी से खैर, मोहम्मदपुर से खंदराई, बनवासा से बडेरी बड़ौदा, मोहम्मदपुर गड्डी से उदाला का। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं कि 267 किलोमीटर की सड़कें में मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हों और केवल 26 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की बात की जाए। सड़कों के ऐसे हालात हैं अध्यक्ष जी कि सड़क तो देखे हुए आपने, सड़कों में खड्डे भी देखे हुए, लेकिन खड्डों में सड़क कहीं देखनी हो तो बड़ौदा लखा में आके देखने का काम करें। सड़क नाम की चीज नहीं रह रही। अगर आप वहाँ इतना बुरा हालात है, इतने बुरे हालात हैं कि वहाँ एक दूसरे गांव में जाने के लिए रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो चुके हैं। और अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में बैठे हैं, मैं कहूँगा कि आप जरूर आज इसकी घोषणा करें कि हल्का बड़ौदा की कोई भी सड़क इस हालात में नहीं रहेगी और आज ही बजट देने का काम करें। स्पीकर सर, विधायक जी का एक सवाल था 1 नंबर पे, बड़ौदा सारी लिस्ट मत पढ़ना, संक्षिप्त में बताएं। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 232 किलोमीटर नहीं, मंत्री पूरी लिस्ट में उन्होंने भी पढ़ दी। 67 सड़कें हैं सारी जी टोटल, जिसमें से केवल जवाब दे। 9 सड़कें जो है जी जो मरम्मत एक नहीं है, इसमें 8 की मरम्मत है, जिसमें से अभी हमने जो इसमें 5 सड़कें तो पूरी कर दी, 4 की अभी मरम्मत चल रही है जी। दूसरी 12 सड़कें ऐसी हैं जिनका जी बजट भी पास हो गया और 25 सितंबर तक वो पूरी हो जाएगी। चलो, ये सवाल था इनका जी। चलो, और भी कुछ हो तो बालू का विशेष ध्यान रखो। एक मंत्री जी ने बताया, मैंने भी बता दिया, लेकिन मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि वह जरूर इस बात सड़कों पर बजट देने का काम करें। माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो नरवाल जी को मालूम है 2014 से पहले जहां से ये चलते थे चंडीगढ़ आने में कितना समय लगता था, ये बताएं, और आज कितना समय लगता है। सड़कों की स्थिति देखिए, ये जिसकी बात कर रहा है नहीं बताना पड़ेगा। 2014 से पहले कितना समय चंडीगढ़ आने में लगता था गोहाना से। माननीय अध्यक्ष जी, हालत खराब हो जाती थी, परंतु आज माननीय अध्यक्ष जी मैं एक बात की ये घोषणा कर रहा हूं, आने वाले 6 महीने में हरियाणा की एक भी सड़क टूटी नहीं होगी। सारी सड़कों का नवीनीकरण कर, सभी का नवीनीकरण कर। श्री